बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन चैप्टर से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन है x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस k टाइम्स x4 इज इक्वल टू 5। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और हमको k की वैल्यू तब फाइंड करना है जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सिस्टम जो है या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। जब कंसिस्टेंट होता है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। जबकि हमारा जो है यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, यानी इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जो अननोन है। सॉरी, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 हैं, ज़्यादा थे इसलिए इस तरीके से नोटेशन का यूज़ किया अननोन के लिए x1 x2 x3 x4। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। दी इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो कोफिशिएंट हैं उनको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिख दिया जाएगा। x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट, x2 को कोफिशिएंट, x3 को कोफिशिएंट और x4 का कोफिशिएंट जो कि 4 है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है 1 3 5 एंड k की वैल्यू को फाइंड करना है और इसको अननोन की जो मैट्रिक्स होती है x1 x2 x3 और x4 राइट हैंड साइड में जो भी था उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में 4 5 5 है, 4 5 एंड 5 इसको भी तीनों रोज़ में हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को इनको लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली ऑगमेंटेड फॉर्म में, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसे कैपिटल A से और राइट हैंड साइड में है उसे B से, यानी हमने इसको इस तरीके से लिखा है AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है A और यहाँ पर पार्टीशन होता है फिर B। तो इसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इसको लेके जब चलेंगे तो इसे लिखना बार बार बेकार रहेगा, मतलब कैलकुलेशन हम करेंगे वो इन दोनों में ही होगा, इसलिए इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बदल लेंगे ताकि हमारा कम लिखना पड़े। वैसे इसको लेके भी इस मैट्रिक्स को हम जो है बना सकते हैं, इसको एक्लोन फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, तो एक्लोन फॉर्म में बना सकते सॉरी। तो अभी तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A को लिख दीजिए पहले तो 1 1 1 1 और सेकंड रो में 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद है 1 3 5 एंड k। यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना था, ये डॉटेड लाइन से कर दीजिए। इसको हम काट देते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरीके से आप डॉटेड कर दीजिए, यानी पार्टीशन है। ये लाइन नहीं बनाना थी हमको, और यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं लगाना था। राइट हैंड साइड में जो भी है 4 5 5 इसको यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, लिख दिया है। इसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे पूरे मैट्रिक्स को
एक्लॉन फार्म में, इसके लिए यहाँ पर 0 1 के 1 बनाने के बाद इसके नीचे 0 0 होना चाहिए। यहाँ 1 हो भी ना कोई दिक्कत, लेकिन 1 बनाने से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है आगे का। यहाँ 1 हो, इसके नीचे 0, यहाँ 1 इसके नीचे 0, यहाँ 1 इसके नीचे 0, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमारा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 1 हो। 1 बनाने से हमारे कैलकुलेशन आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए इसको 1 बना लेते हैं। तो एक्लॉन फार्म बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम R2 में ऑपरेशन करेंगे, यानी रो में, सेकंड वाले रो में। उस सेकंड वाले रो में से हम फर्स्ट वाले रो को माइनस कर देंगे, यानी R1 को, इसको, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये ऑपरेशन भी इसमें हम लोग करते हुए चलें, यानी R3 थर्ड वाले रो में से सेकंड वाला रो या फर्स्ट रो को भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड वाले रो के एलिमेंट फर्स्ट वाले से थोड़ी वैल्यू बड़ी है, और इन वैल्यू के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें। तो हम इस वैल्यू का यूज़ करें तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, तो हम R2 का ही यूज़ करेंगे। हालांकि आप R1 का भी कर सकते हैं, R3 में से R1 को भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर R2 को इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि हमें छोटे छोटे वैल्यू मिले, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये आपको मालूम ही है ये कुछ भी नहीं है, बाकी डॉटेड लाइन है जो पार्टीशन शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB, लेकिन जो ऑपरेशन जब कर लेंगे ये वाला, तो आपको मालूम है कि ये राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल नहीं रहेगी। अगर आपने कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन या किया है तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं रहेगी इसके इक्वल, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमें इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगाना होता है। बाकी आप जो लास्ट में इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो R1 में कोई भी कुछ भी ऑपरेशन नहीं है, एरो से पहले जो लिखा R2 और R3 इसी में चेंज होगा। R1 को एज इट लिख दीजिए 1 1 1 1 और 4। उसके बाद हम सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करें तो इसमें से ये माइनस होगा, 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें से ये 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो उसको लिख दिया हमने। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी 5 में से 4, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर R3 में से R2 को माइनस करना है, तो R3 ये है, R2 ये है। इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमने थोड़ा दोबारा से कर लेते हैं, गलती लग रही है। इसमें से ये माइनस करा, 0 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। 5 में से 3 माइनस किया, 2 आ गया, सही है। के, ये गलती हो रही थी। के में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर के माइनस का 4 आ जाएगा। के माइनस का 4 आ गया, के माइनस 4 आ गया। उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये अभी हमने एक्लॉन फार्म बनाने के लिए एक स्टेप कर लिए। यहाँ पर 1 बनाएंगे, पहले से 1 आ गया, बहुत अच्छी सी बात है। उसके नीचे 0 बना लेंगे, तो ये हम दूसरी स्टेप की तरफ पहुँच रहे हैं एक्लॉन फार्म की। तो यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में से R2 को दोबारा से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R3 में से माइनस करना है R2 को। आप पीछे देख लीजिएगा। तो AB इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारी आ गई है। अब चेंज नहीं होगा R1 में R2 में, जो पिछला मैट्रिक्स में हमने लिख रखा है। R1 में बिना किसी चेंज के हम यहाँ पर R1 को लिख देते हैं और R2 को भी लिख देंगे बिना किसी चेंज के। 0 1 2 3 और 1 चेंज R3 में होगा, और इसमें हमें माइनस करना होगा इस वाले रो R3 में से R2 को, यानी 0 में से 0, 1 में से 1, 2 में से 2 और इसमें से 3, 0 में से -1। तो ये तो 0 में से 0 गया माइनस, तो 0 आ गया, सॉरी।
1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब k-4 है, k-4 में से माइनस करना है हमको 3, तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, k-7 आ जाएगा। इस k-7 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 में से माइनस करना है 1 को, तो 0 - 1 यानी माइनस का 1 आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने कन्वर्ट कर लिया है इसे एक्लोन फॉर्म में, यानी 1 उसके नीचे 0, 1 इसके नीचे 0। अब ये हमारा एक्स्ट्रा में आ गया, यहाँ अगर 1 होता ठीक है, अगर नहीं 0 आ गया तो अच्छी सी बात है। तो हमें अब देखना होगा कि ये इनकंसिस्टेंट बनाना है, यानी इनकंसिस्टेंट के की वैल्यू ऐसी मतलब चूज़ करें कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाए। यानी ये बता दिया गया है ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है आपको ये मालूम होना चाहिए। पूरी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी कहते हैं, और इतनी ये मैट्रिक्स जो पार्टीशन किस तरफ है वो मैट्रिक्स ए होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल होती है रैंक ऑफ ए बी, तब तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन हमें चूँकि दिखाना है कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये होना चाहिए कि डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, दोनों रैंक आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। हमें दिखाई पड़ रहा है अगर इसको हम कंसीडर ना करें, सिर्फ इन्हीं को देख लें, इसको ना देखें इसकी वैल्यू क्या है या नहीं, यहाँ पर -1 है जिसको हम 0 नहीं बना सकते। इस तरीके से 3 रो जो हैं वो ऐसी हैं जो कम्प्लीटली 0 नहीं है, वो ए बी की हैं। तो ए इसकी रैंक हमें पता है कि हमारे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक 3 है। अब हमें इसको आपस में इक्वल होने से बचाने के लिए, क्योंकि इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, जबकि हमें बता दिया गया इस सिस्टम हैव इज़ इनकंसिस्टेंट है, तो ये वैल्यू जो है हमें 0 करना होगी ताकि इसकी रैंक 3 होने से बच जाए। ए की रैंक ये सिर्फ इतना है पार्टीशन के इधर, इतना देखें। तो ये 2 रो ही हैं, अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है तब तो फिर ये रैंक बराबर हो जाएंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगी, जबकि बताया कि इनकंसिस्टेंट है तो इसलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेप लिख दीजिए आप, सिंस system is inconsistent therefore इसकी रैंक इक्वल नहीं है, जबकि और इसकी रैंक हमें बता कर देना है 2, और 2 कैसे आ जाएगी, 2 ऐसे आएगी सो दैट कि ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि अगर k-7 0 के बराबर रख देंगे तो सिर्फ 2 ही रो ऐसी होंगी ए में जो नॉन ज़ीरो हैं, यानी इसकी रैंक जो होगी वो 2 आ जाएगी। तो दोनों की रैंक फिर इस तरीके से अनइक्वल हो जाएगी और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगी जो हमें बता रखा है। तो इसलिए हमें k-7 को 0 के इक्वल रखना होगा। इससे हमको k की वैल्यू पूछी गई थी वो हमको मिल चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।